हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज इन लर्निंग। आज हम ज्योग्राफी पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम टॉपिक 1 कवर करेंगे। और अगर आपने सिलेबस की मेरी वीडियो नहीं देखी है सीटेट पेपर 2 के लिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का चेक कर सकते हैं कि सीटेट पेपर 2 में ज्योग्राफी में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। और हम इसमें पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम ज्योग्राफी को समझेंगे कि वो क्या होता है, देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो कि है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, उसको अच्छे से समझेंगे। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है कि हर वर्ड का कोई ना कोई ओरिजिन होता है, मतलब हर शब्द कहीं ना कहीं से उत्पन्न होता है। ऐसे ही ज्योग्राफी जो है वो 2 वर्ड्स से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है। वो है जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अगर हम हिंदी में इसको समझें तो भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण या फिर पृथ्वी का वर्णन। तो इसको हम ज्योग्राफी या फिर भूगोल कहते हैं। अभी तक मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन नहीं देखा गया है सीटेट पेपर 2 में, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि उस वर्ड का या उस सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है और उसके अंदर किस चीज़ से जुड़ी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हमें अर्थ में बेसिकली क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और किन चीज़ों के बारे में हमको अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में क्या आता है, बल्कि उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी है, यानी कि कोर, मैंटल, क्रस्ट, जो 3 लेयर्स होती हैं वो कैसी कैसी होती हैं, किन चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज सरफेस, मतलब जो पृथ्वी की सतह है वो कैसे बनी होती है और जो भी चीज़ें रिलेटेड रहती हैं सतह से, हमें उनके बारे में पढ़ना है। एंड द थर्ड इज सराउंडिंग, जो पृथ्वी के चारों ओर चीज़ें हैं। पृथ्वी जो हमारी आती है वो सोलर सिस्टम के अंदर आती है, मतलब सौर मंडल के अंदर आती है। तो हमें पृथ्वी के चारों ओर जैसे प्लैनेट्स हैं, सन है, उन सब के बारे में भी पढ़ना होगा। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, मतलब ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो इरेटोस्थनीज हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ब्रह्मांड और सौर मंडल। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं। अगर आप रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ चमकती चीज़ें नज़र आएंगी। अब चीज़ों में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सितारे हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकता है, और कुछ टूटता अगर तारा आपको दिखे तो वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो चमकती हैं, मतलब जो अपनी नेचुरल लाइट से चमकती हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो शाइन करते हैं रात में स्काई में, वो सब क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। इनको हिंदी में कहा जाता है खगोलीय पिंड। आकाश में चमकने वाले वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो कि रात में भी चमकते हैं और दिन में भी। सितारे तो दिन में भी होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें नहीं दिखते हैं। तो सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, और जो रात में हमें चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं वो सब भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, सन हो गया, मून हो गया, सैटेलाइट हो गई, और मीटियोर्स, एस्टेरॉइड, ये सब चीज़ें हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सैटेलाइट तो नेचुरल नहीं होती हैं, बट सैटेलाइट 2 तरीके की होती हैं, नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है। हमारी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार मैं इन सबको हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। जो कि जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह, उल्का और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सब जो हैं वो खगोलीय पिंड के अंदर आते हैं। आप में से कुछ ये भी समझ सकते हैं कि एरोप्लेन भी हमें दिखता है चमकता हुआ, लेकिन एरोप्लेन इसमें नहीं आता क्योंकि वो मैन मेड है। जो भी चीज़ें नेचुरल शाइन कर रही हैं स्काई में, वो सब होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़।
अब कई सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब कई खगोलीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ नोन एज गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में आकाश गंगा कहा जाता है। अब इसे आकाश गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। और अगर हम आकाश की बात करें तो दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी वहाँ तक हमें कुछ ना कुछ चमकता हुआ दिख जाएगा, तो इसीलिए उसे आकाश की गंगा कहा जाता है। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। अब इसी गैलेक्सी के अंदर सब कुछ आता है जो कि हम बात कर रहे थे इस वीडियो में पहले, दैट इज़ सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, सन, 8 प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, ये सब चीज़ें गैलेक्सी के अंदर ही आता है। अगर आप सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी बात करेंगे तो मैं एक बार नाम ले दे रही हूँ फटाफट से। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों जो हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों आउटर प्लैनेट में आते हैं। अब जब हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन देना चाहें या अगर हम इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो कई सारे खगोलीय पिंड और उनके बीच का स्थान और ऊर्जा जो उनमें प्रेजेंट है, वो तीनों मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। अ ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ प्लस स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज सब इकट्ठा नहीं होती हैं, सब अलग अलग हैं। अभी हम ये आगे जानेंगे कि ये सब क्यों अलग अलग हैं। और फिर जो उनके बीच का जो स्पेस रहता है, ठीक है, और जो एनर्जी उनमें प्रेजेंट है, ये तीनों को मिलाकर यूनिवर्स बनता है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि इसमें से कई बार सीटेट पेपर 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो बिग बैंग थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंट्री के द्वारा दी गई थी। और कब दिया था इन्होंने ये थ्योरी? ये थ्योरी दी थी इन्होंने 1767 में। तो ये बिग बैंग थ्योरी से ही प्रूव हुआ था कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। इसको दोबारा से प्रूव करा गया था 2010 में ड्यूरिंग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के दौरान इसको दोबारा से साबित किया गया था, जो कि ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये जेनेवा में हुआ था। तो ये सब आप बुलेट पॉइंट्स की तरह याद करेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में भी शॉर्ट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। लेट्स डिस्कस बिग बैंग थ्योरी। अब हम बिग बैंग थ्योरी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को भी ये वीडियो समझ में आए इसीलिए मैं हिंदी में भी कवर अप कर रही हूँ। तो जॉर्ज लेमेंट्री ने क्या बोला था? उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन करा था कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारे सारा यूनिवर्स है वो इकट्ठा एक साथ था, और जो सारा मास था वो कंसंट्रेटेड था एक ही पॉइंट पे। यानी कि अगर हम हिंदी में इसे एक्सप्लेन करें तो सभी द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था। पूरा यूनिवर्स जितना भी आप फैला हुआ देख रहे हैं, प्लैनेट्स अलग देख रहे हैं, स्टार्स अलग देख रहे हैं, ये सब एक ही में जुड़े हुए थे। लेकिन ये सब अगर हम आज देखें तो ये सब अलग अलग हैं। तो ये 13.7 बिलियन ईयर्स में ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो था, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुआ, और उसके इंक्रीज़ होने के कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं। तो ये महाविस्फोट के कारण जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो छोटे छोटे मैटर्स में डिवाइड हो गया, एक्सपेंड हो गया, यानी कि पदार्थ जो था वो फैल गया और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये पूरी है बिग बैंग थ्योरी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है नहीं है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं याद करनी है कि मतलब ये पूरा थ्योरी कैसे हुआ, लेकिन जो इसके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं। एक और थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर, जो कि कहलाती है पल्सेटिंग थ्योरी, दोलन का सिद्धांत। ये दिया था डॉक्टर एलन ने। इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर एलन के अनुसार फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हुआ बिग बैंग से, फिर ब्रह्मांड का निर्माण जब हो गया तो अब ये ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब और ज़्यादा फैल रहा है। और ये कब तक फैलेगा? 460 करोड़ ईयर्स तक ये अभी एक्सपेंड होगा। फिर धीरे धीरे करके एक्सपेंशन के बाद में यूनिवर्स जो है वो श्रिंक होगा, मतलब सिकुड़ेगा।
और सिकुड़ने के बाद में क्योंकि वो एक फिर से बिग बैंग का एक्सपेंशन जहाँ से हुआ था उस शेप में आ जाएगा, मतलब जो सारा मास है वो एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाएगा, फिर से बिग बैंग थ्योरी होगी, फिर से फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स होगा। तो ये पूरी साइकिल एज इट इज़ चलती रहेगी। ये कहा था डॉक्टर एलन ने। आप इनका नाम याद रखेंगे, ये थ्योरी याद रखेंगे, और ये जो चीज़ें इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द एज ऑफ यूनिवर्स? ब्रह्मांड की आयु क्या है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा, और अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो आप पूछ भी सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। सेकेंड इज़ बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू व्हाट? बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम? क्योंकि मैंने ये इसमें नहीं बताया है इसलिए मैंने इसका आंसर इसमें मेंशन कर दिया है। तो हमारा सोलर सिस्टम कब बना? 4 बिलियन ईयर्स एगो। हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो हमारा सोलर सिस्टम 4 बिलियन ईयर अगो ऐसे ही बना है, मतलब कि हमारा यूनिवर्स तब इतना एक्सपेंड हो गया था कि हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो गया था। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे सौर मंडल की आयु क्या है? तो 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बना था। सो गाइस, इस टॉपिक का पार्ट 1 इस वीडियो में यहीं तक है, और इस टॉपिक के ऊपर अभी 3 से 4 वीडियोस और आएंगी और ये टॉपिक उसमें कवर अप हो जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन चारों वीडियोस को या जो भी जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सबको अच्छे से देखिएगा। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट अपलोड किया है, इसलिए अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं अगर वो हिंदी में भी पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए, एंड अगर इंग्लिश में भी आपके फ्रेंड्स पेपर दे रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for listening me so patiently. Do not forget to like, share and subscribe to my channel.